सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना पहाड़ी सर। हम आ गए एक बार फिर से लेकर के साइंस के दिन करके क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ओनली ऑन एमजीडी एजुकेशंस। ओके, सो हियर वी गो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि देखो लाइव एनालिसिस बिल्कुल भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत लंबा समय हो जाता है लाइव एनालिसिस में। इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट एनालिसिस लाएं। बाद में जितनी पुख्ता जानकारी, जितने मजबूत प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, उतने लेकर के स्टूडेंट का समय बचाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साइंस के अंदर था कि सर कह रहा है कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सर एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे, जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है एसी जनरेटर। तो भाई एसी जनरेटर माइकल फैराडे के किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर किस सिद्धांत पर काम करता है, किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्या होता है सर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, जब क्या होता है कि कोई भी चालक किसी विद्युत क्षेत्र में, जब कोई चालक किसी विद्युत क्षेत्र में क्या करे, अगर किसी विद्युत क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा होता है, किसी चालक, चालक का मतलब है तार, कॉपर का तार होता है ना, जिसको चालक कहते हो आप। ठीक है, जब तक वो रुका रहता है तब तक उस पर कोई भी विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होता, लेकिन जब भी वो मूवमेंट करना शुरू करता है तो उस पर एक क्या पैदा होने लग जाता है, उस पर एक बल आ जाता है, उस पर एक क्या आ जाता है, बल आ जाता है, जो कि इस फोर्स का, इस विद्युत क्षेत्र का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, ये एक प्रेरण आया, मतलब एक समझ में आ रहा है, एक अपोज करने का एक प्रेरणा मिली उसको कि यार मुझे जो है, मतलब फ्लक्स के अंदर, फ्लक्स में अगर आप क्या कर रहे हो, जब तक आप उसकी जो पोजीशन है तब तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसकी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आएगा तो क्या होगा, एक ऐसा प्रेरण, एक फोर्स पैदा होगा जो कहेगा भैया मुझे मत हिलाओ यहाँ से। ठीक है, ओके, सो हियर वी गो। आगे स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वजह से क्या है, एसी जनरेटर का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, एसी जनरेटर, और मैंने कल बताया हुआ था एसी जनरेटर को राइट हैंड से घुमाते हैं। ठीक है, ओके, आगे अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ से। देखो, एक हॉर्स पावर बराबर आया था, तो आप हम सब जानते हैं कि यार एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है सर, 746 वॉट होता है। कितना होता है, 746 वॉट होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है, बहुत अच्छे सर। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। और शक्ति, जो कि एक शक्ति का मात्रक है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर सर होता है सर कार्य करने की दर, यानी कि कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड शक्ति कहलाता है। ठीक है सर, आगे बात करेंगे सर, इनमें से धातु की क्रियाशीलता के आधार पर इनको व्यवस्थित करो। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर सर इनको व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या है ये, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, तो इसकी टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसकी क्या याद करनी पड़ेगी, धातुओं की सक्रियताशीलता, सक्रियशीलता की सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, इसकी आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए, एक कोई ना कोई एक ट्रिक होना चाहिए, या फिर आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। ठीक है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपको क्या होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि भैया धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बात की जाए, इनमें से सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, क्या मैग्नीशियम है, क्या एल्युमिनियम है, क्या कैल्शियम है, क्या लेड है। तो भैया लेड नहीं आता है। ठीक है, लेड सक्रिय धातु नहीं है। वे धातु जो ज्यादा आपको ऊपर क्रम में मिलती हैं। ठीक है, ऊपरी क्रम मतलब जिनका परमाणु क्रमांक देखोगे आप कि बहुत मतलब कि कम होता है। ठीक है, वो ज्यादा सक्रियशील होती हैं, अपितु तुलना में किसके, अपितु तुलना में उनके जो ज्यादा, जिनके परमाणु क्रमांक ज्यादा होते हैं। तो भैया पहले तो आप ये दिमाग लगाओ। तो सर ऐसा दिमाग लगा के मैं क्या करूंगा, लेड का तो बहुत ऊपर है, कैल्शियम का 20 है। ठीक है सर, कैल्शियम का कितना है, 20 है। देखा जाए तो इसका कैल्शियम का 20 है। ओके, कैल्शियम का बी, कैल्शियम का होता है कितना, 20, लेड का कितना, 82 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद से बात करेंगे किसका, लेड का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ पर। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, 13। मैग्नीशियम का 12। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसको हम याद करते हैं कि लीना के बापू ने, लीना के बापू ने, लीना के बापू ने, लीना के बापू ने काका से मांगी, काका से मांगी, काका से मांगी। अब यहाँ पर जो ट्रिक में काका होता है वो का, यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम ऊपर आता है, देन मांगी। ठीक है, अलमारी जमीन, अलमारी मतलब एल्युमिनियम, जमीन यानी कि जिंक, और करोड़ रुपए यानी कि सीआर क्रोमियम। ये ट्रिक होती है लीना के बापू ने, लीना, लीना के, लीना के बापू ने, लीना के, यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम। ठीक है,
पोटेशियम, यहाँ पे फिर देन बेरियम, देन कैल्शियम, ठीक है, देन मैग्नीशियम, देन उसके बाद से एल्युमिनियम, ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद से जिंक, देन उसके ऊपर नीचे भी होते हैं और ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद कर सकते हो इतना, ये तो खैर इतनी हो गई, इसके बाद भी होती है, ठीक है, इसके बाद भी जरूर होती है, लेकिन यहाँ तक आपके लिए बहुत है। देन ये लेड और नीचे आ जाता है, तो आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर कह रहा है कि बीजाणु निर्माण में कौन प्रजनन करता है, क्या बात है, हमेशा ये आ रहा है कि बीजाणु निर्माण में किस तरीके से कौन क्या कह रहा है, प्रजनन करता है, मतलब बीजाणु निर्माण में प्रजनन, प्रजनन मतलब ठीक है, यहाँ पर आई थिंक लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रजनन के द्वारा यानी कि जनन के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर लैंगिक या अलैंगिक होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बीजाणु के द्वारा, तो बीज के अणुओं के द्वारा किस कौन कौन करते हैं, तो जो ऑप्शन रहे थे उसमें से मास और फर्न था, ठीक है। और उसके एडिशनल आपको क्या क्या याद होना चाहिए कि हमारे पास इतने सारे जीव होते हैं, वो किस किस मेथड से या प्रजनन करने के जो तरीके हैं लैंगिक या अलैंगिक में कौन कौन जो जंतु है या जानवर है किस किस तरीके से करता है, उसमें से कुछ खास खास इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सर मुकुलन क्या होता है, जैसे कोई बॉडी का पार्ट यहाँ पर से बर्ड निकल आता है, देन वहां से क्या हो जाता है, एक नया जीव पैदा हो जाता है, उसे मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा और ईस्ट में, ईस्ट क्या होता है सर, ईस्ट जो कि हम जो कि हम आटे में डालते हैं ना, मैदे में डालते हो आप फुलाने के लिए, उसे ईस्ट बोलते हैं, उसमें भी मुकुलन होता है। हाइड्रा, हाइड्रा में भी क्या पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रा में भी क्या पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है। और इसके अलावा और कवक के बारे में बात करेंगे, यानी कि फंजाई के बारे में बात करूंगे, ये भी बीजाणु निर्माण के द्वारा, यानी कि ये भी बीजाणु निर्माण के द्वारा, बीजाणु का निर्माण, बीज बनाते हैं, बीज बनाने के बाद क्या करता है, जनन करता है, ठीक है। और कौन कौन करते हैं बीजाणु निर्माण से, मार्स और फर्न जो कि उस ऑप्शन में गिवन थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कहेंगे विखंडन के द्वारा, यानी कि टूट करके, अपने आप से टूट करके, तो जैसे बाइनरी विखंडन होता है ना, बाइनरी विखंडन, बाइनरी विखंडन के द्वारा कौन कौन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा सर, अमीबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीबा, देन पैरामीशियम, ये दोनों के दोनों प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर, पैरामीशियम, देन उसके अलावा लिग्नेशिया, तो ये सब इसी अंदर आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। देन उसके अलावा और जैसे अगर अभी हम एग्जांपल बात करें, सर कोई फंजाई का नाम बताओ ऐसा, जैसे कि फंजाई, मैंने यहाँ पे कवक के बारे में बात करी, मैंने यहाँ पे कवक के बारे में बात करी कि कवक करते हैं, जैसे कौन कौन, म्यूकर, म्यूकर का नाम सुना होगा आपने, म्यूकर या राइबोजोब्स, राइबोजोब्स ये सब कवक हैं, ठीक है, राइबोजोब्स ये सब कवक हैं, ये वो कवक हैं जो कि क्या करते हैं, बीजाणु के निर्माण के द्वारा जनन करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, म्यूकर और राइबोसोम्स, ठीक है। हाइड्रा और यीस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, ये बात आपको समझ में आ गई है। देन बाइनरी विखंडन, जो विखंडन होता है, यानी कि बॉडी का एक पार्ट टूट करके, या बॉडी का क्या बोलते हैं हम, एक जगह से बीच से टूटती है और देन विखंडन होकर नया जीव बन जाता है, क्लियर है। देन आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने बता दिया है भाई, बीजाणु यानी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन की एक संरचना है, ध्यान से देखो, जिसमें कोई जीव स्वयं की जाति फैलाने के लिए प्रकीर्णन करने या विषम परिस्थितियों में दीर्घकाल तक जीवित रहने के लिए बनाई जाती है, ये हमने समझ में आ गया, यही हमारा क्या था, ये बीजाणु क्या था, स्पोर, यानी कि स्पोर करके लैंगिक, स्पोर में लैंगिक या अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, ठीक है। तो मास और फर्न लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार के हैं, क्योंकि वो बीजाणुओं के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। बीजाणु, भैया देखो आपने देखा होगा कि स्पोर जो बीजाणु जैसे स्पोर बन गए, स्पोर कभी कभी क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन करते हैं, कभी कभी कीट के द्वारा स्पोर दूसरे मतलब कि फीमेल, जो पेड़ का जो फीमेल पार्ट होता है वहां तक पहुंच जाते हैं, देन वहां से वो क्या बनते हैं, हमारा जो फूल होता है वो बनता है, तैयार होता है, ठीक है, या आगे फल बनता है। तो ये हो गया अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं में, और लैंगिक भी होता है, ठीक है, तो दोनों टाइप के होते हैं। तो यही है इसका ऑप्शन, मास और फन हमने किया था अभी अभी, ठीक है, ओके। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ से, ठीक है। इनमें से कौन सा सहसंयोजक यौगिक के बारे में सही नहीं है। अब पहले तो सहसंयोजक यौगिक के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इनके गलनांक के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और चीजें क्या क्या हैं, देखो इनके गलनांक के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर NaCl की, तो ये क्या है, ये एक सहसंयोजी यौगिक नहीं है। लेकिन अगर मैं सहसंयोजी यौगिक कहूंगा तो वो बनता किसके बीच में है, सहसंयोजी यौगिक हमेशा बनते हैं, सहसंयोजी यौगिक हमेशा बनते हैं अधातुओं और अधातुओं के बीच में, किसके बीच में, अधातु और अधातु के बीच में, ठीक है।
तो इनके बारे में क्या क्या सही नहीं है, तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो इनके बारे में सही नहीं होंगे, उनमें से ये एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इनका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, निम्न होता है, यानी कि कम तापमान पर ये गल जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड देखो जो कि जिसमें क्या है, दोनों अधातु हैं, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, वो एक कंपाउंड बनाया, यौगिक बनाया, जिसको हम सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। इनके गलनांक क्या होंगे, निम्न होंगे। और ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ठीक है, सही नहीं है बता रहा, यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, तो ये साझेदारी से बनता है, करेक्ट है बिल्कुल। और जैसे आप कोई भी पॉलीमर ले लो या फिर, ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है, अधातुओं का मिक्सचर ही होता है देखा जाए तो। ठीक है, अधातुओं का क्या है, ये मिश्रण ही है, तो ये जल में भी क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, जैसे कि अधातु और अधातुओं के मिश्रण से जैसे हम बात कर लेंगे क्या क्या, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि क्या होती हैं, जल में अविलेय होती हैं, और गलनांक उनके क्या होते हैं, लेकिन निम्न होते हैं। वहीं अगर आप धातु और अधातु यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, उनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि लंबाई एल, लंबाई एल, क्वेश्चन क्या है तेरा, ध्यान से देखेंगे, कह रहा लंबाई एल है और क्षेत्रफल ए है, किसी तार का प्रतिरोध कितना है, आर है। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध कितना है, आर है। ठीक है, तो अब कह रहा है, देखो भाई पहली बात तो ये जान लो, आर वन हम पहली कंडीशन मान लेते हैं कि जिस समय मान लेते हैं किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध आर था, उसकी पहली कंडीशन हम आर वन मानते हैं। अब आर टू के बारे में बात करेंगे, और हम जानते हैं कि आर हमेशा डिपेंड होता है किन किन चीजों पर, किसी तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है किस पर, डायरेक्ट, यानी कि आर डिपेंड करता है इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई अपॉन में ए, यानी कि वो डिपेंड करता है उसकी किस पर, लंबाई पर, किस पर, लंबाई पर, और अपॉन में किस पर, एरिया पर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है सर आर वन में अगर हम मान लेते हैं ये है हमारा रो एल वन अपॉन में इसका एरिया वन था। अब इसी तार को, जिस तार की लंबाई एल वन थी और एरिया ए वन था, और उसका प्रतिरोध आर था, अब ये आर वन यानी कि चेंज होने के बाद, सी एच यानी कि चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यदि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो देखो रो का भी चेंज नहीं होता। रो मतलब स्पेसिफिक जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, चाहे आप उसको 2 गुना कर दो चाहे 3 गुना कर दो, वो उसकी पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इसको 3 गुना कर दोगे तब भी ये 3L1 रहेगा, और अभी कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल को, एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर 2A1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 1.5 R1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो बाकी चीजें कोई चेंज नहीं आई है, रो भी वही है, एल भी वही है, ए भी वही है, बस 3/2 आ गया, तो 1.5 आर के बराबर हो जाएगा जो चेंज आया ना, यानी कि जो प्रतिरोध है वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 1.5 गुना। अब कह रहा है सर विरंजक चूर्ण की निर्माण की अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर सही अभिक्रिया बतानी थी, तो हमने कल ही पढ़ा था, कल ही के एग्जाम में आया था। ठीक है, हाइपोक्लोराइड कैसे बनता है, जब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम, यहाँ से कह रहा है मेरु रज्जु का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, मेरु रज्जु का उद्गम कहाँ से होता है, तो देखो भाई मस्तिष्क के अंदर मेरु रज्जु का उद्गम कहाँ से होता है, बिल्कुल मस्तिष्क से ही शुरू होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क के ही, यहाँ से, यानी कि ठीक है, हिंड ब्रेन, पीछे वाले ब्रेन से, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आज इस तरीके से भी पूछी जा रही हैं, जैसे सर किस तरीके से, जैसे कि कोई फिगर, मस्तिष्क का फिगर दे दे रहा है और उसमें से आपसे पूछ ले रहा है कि भैया ये वाला पोर्शन कहाँ था, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, तो ये अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क का अग्रभाग, ये वाला पोर्शन अग्र मस्तिष्क कहलाता है भैया। ठीक है, अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का मस्तिष्क कहलाता है। यहाँ पर पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं हमारे जो पूरे बॉडी की होती है, यानी कि कहने का मतलब है पूरे शरीर की मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस, जो प्यार व्यार हो जाता है आपको, भूख प्यास सब है ना, ये सब घृणा, ये सब हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, ये सब इसी से फील होता है। ठीक है, और यहाँ पर से आता है हमारा, देखो ये वाला पोर्शन हमारा सेरिबेलम है, शरीर का बैलेंस करता है ये। ठीक है, क्या करता है सेरिबेलम, क्या करता है, शरीर का बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, आगे की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आया था सर फ्लोएम की सही दिशा क्या है, अरे जाइलम की दिशा होती है केवल एक तरफ को, कहां से कहां को जाता है। अगर टेक्निकली क्वेश्चन इस तरीके से था या ऑप्शन वाइज, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से है, देखो हम जानते हैं एक बात कि जो जो जाइलम होता है, जो क्या होता है, जाइलम। ठीक है, जाइलम कहां से कहां तक का होता है, जाइलम के बारे में बात करेंगे। देखो एक बात तो आप जान लो कि जो जाइलम होता है वो उसका काम होता है जल देने का। ठीक है, और जल कहां से दिया जाएगा, पहले ये बताओ आप मुझे। जल जड़ों के द्वारा नीचे से सोखा जाएगा और यहाँ से ऊपर को दिया जाएगा, ये जाइलम का काम हो जाएगा। ठीक है,
फ्लोएम क्या हो जाएगा, फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। तो भाई एक बात बताओ, फ्लोएम क्या करेगा, जैसे कोई ट्री है, ठीक है, जैसे कोई ट्री है, अब मान लेते हैं दिन में तो भोजन बनेगा, दिन में भोजन बनेगा तो फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों से बन करके स्टोर हो जाएगा, और रात में जब भोजन नहीं बनेगा तो पत्तियों को जो भोजन चाहिए ऐसे करके जाएगा, ठीक है, तो दिन में ऐसे, रात को ऐसे, क्लियर है। तो इस तरीके से हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, जाइलम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान से देखो जाइलम कहाँ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, देखो जाइलम एक डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की ओर को जा रहा है, ठीक है। और वहीं फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम की बात करेंगे, ये टू वे फ्लो दिखाता है कितना, और इसमें क्या क्या होता है, वाटर एंड फूड का क्या होता है, वाटर और फूड को ले जाता है, किसको ले जाता है, वाटर और फूड को ले जाता है, ठीक है। ओके, आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला दिखा भी रखा है इसमें अच्छे से, जब वाटर और मिनरल्स को ये ऊपर ले जाता है तो ये इस तरीके से ले जाता है, देखो ध्यान से ऐसे, और फूड वगैरह को स्टोर करने के लिए नीचे लाता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बात करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला कह रहा है डायब्रायनर का ट्रिक का नियम क्या है। डायब्रायनर का ट्रिक का नियम मतलब, डायब्रायनर ने 1718 में आई थिंक एक नियम दिया था, और उस नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि भैया देखो ऐसा है, परमाणुओं को अगर कोई भी, जितने भी परमाणु हैं, उन्होंने द्रव्यमान के आधार पर, पहले तो उन्होंने द्रव्यमान के आधार पर उनको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना सेट किया। उन्होंने कहा भैया परमाणु के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इनको सेट करते हुए चलता हूं। और इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, जो भी जैसे कि कोई यहाँ पर मान लेते हैं ए आया, देन यहाँ पे कुछ देर बाद मान लेते हैं डैश 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 डैश, यहाँ पे मान लेते हैं आपका क्या आया, सपोज करिए यहाँ पे सी आया। अब ये 1 2 3 4 5 6 है, जैसे ये छठा है और ये पहला है, और देखा जाए तो इनके या फिर मान लेते हैं कोई ये सातवां है, ठीक है, यहाँ पे सातवां है। अब इनके बीच में देखो 1 2 3, ये बीचम बीच का है जैसे, ठीक है, कोई भी दो, किसी भी दो के लिए अगर बीचम बीच का है तो उसका जो वेट हो जाएगा, ठीक है, तो उनके जो बीचम बीच का है, जैसे इनका इसका जो वेट हो जाएगा, इन दोनों के वेट के एवरेज के बराबर होगा, इन दोनों के वेट के एवरेज के बराबर होगा। लेकिन ये ऐसे नहीं था, ठीक है, इसने कहा भैया जिस भी परमाणु का वजन इन दोनों परमाणुओं के, जो दो परमाणु मिलेंगे, जब मुझे दो परमाणु मिलेंगे उन दोनों परमाणु का वजन का औसत निकालूंगा, अगर कोई तीसरा परमाणु मिलेगा तो उनको उनके बीच में रखूंगा, और ऐसे मैं ग्रुप बनाऊंगा। तो ऐसे करके नीचे को ग्रुप बनाते हुए चले भैया ये, ठीक है, ऐसे करके नीचे को ग्रुप बनाते हुए चले, ठीक है। इनका एक ग्रुप बना था, कौन सा वाला, देखो एक ग्रुप में इन्होंने रखा था किसको, जैसे आज तो हमने परमाणु क्रमांक के आधार पर रख दिया है, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन के आधार पर, है ना। लेकिन पहले इन्होंने रखा, देखो लिथियम, देखो दिख रहा होगा यहाँ पर लिथियम, फिर सोडियम, फिर ये देखो यहाँ पे आ गया सोडियम, देन उसके बाद से पोटेशियम, 7 49 जो द्रव्यमान है लिथियम का कितना होता है, 7, ठीक। और उसके बाद से बात करेंगे पोटेशियम का 39 होता है, कितना होता है 39, दोनों को जोड़ोगे 46, 46 का आधा 23, वो सोडियम का होता है, करेक्ट है। तो इन्होंने कहा भैया इसको एक ग्रुप बनाएंगे। अब इनके ट्रायक का मतलब है कि तीन लोगों का समूह बनाऊंगा, तीन लोगों का, कोई भी तीन लोगों का। अब अगर ऐसे देखो यहाँ पर Na दिख रहा, फिर K दिख रहा, इसके नीचे वाला बंदा, उन तीनों का अगर हम क्या करते, Na और इससे नीचे वाले का अगर हम एवरेज निकालते तो क्या हो जाता कि क्या नाम बोलते हैं, तो वो उनका एवरेज पोटेशियम के बराबर होता, पोटेशियम के मास के बराबर होता, इनके इन इन सोडियम और उसके जस्ट सोडियम और पोटेशियम के, सोडियम का प्लस जो पोटेशियम के नीचे होता, उन दोनों का एवरेज यहाँ पर किसके बराबर होता, ये पोटेशियम के पोटेशियम के मास के बराबर होता, ठीक है। इन दोनों का जो एवरेज होता वो पोटेशियम के मास के बराबर होता, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा इस तरीके की ट्रायक नहीं निकाल पाए। जैसे एक ट्रायक इनका है लीना का, एक ट्रायक था इनका लीना का, ठीक है। एक ट्रायक था इनका कैल्शियम Sr और बेरियम, एक था इनका क्लोरीन और एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, वो भी मैंने ट्रायक ऐसे याद किए हुए थे, देखो कैसे, लीना का। और एक याद किया था कल बाहर आई आंटी, कल बाहर आई आंटी, कल बाहर आई आंटी। एक है हमारा कार से, है ना, कार से बाहर ना देख, कार से बाहर ना देख, ठीक है, कार से बाहर यानी कि कैल्शियम, और यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्ट्रोंजियम, और एक आ जाएगा बेरियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंजियम बेरियम, क्लियर है भाई, ठीक है। इस तरीके से इनके तीन ट्रिक, तीनों के तीनों ट्रायक याद कर लेंगे। हो सकता है इन ट्रायकों के वेट पूछ ले, ठीक है, या स्ट्रोंजियम का 88 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, बेरियम का 137 होता है, 56 उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगला, इनमें से कौन सा अपघटक, अपघटक नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, अजैविक घटक है, अजैविक घटक है। बताओ भैया कौन सा अजैविक घटक है। फूल एक जैविक घटक है, मेढक जैविक है,
मिट्टी अजैविक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। क्या है? मिट्टी सर अजैविक घटक है। कीट भी जैविक घटक है, ठीक है। जैविक मतलब भैया समझ ही रहे होगे बात को, ठीक है। जैविक घटक का मतलब जो जिंदा है भैया, जो सांस लेते हैं, जो श्वसन का क्रिया कर रहे हैं, वो सब जैविक घटक है। बाकी देखो, परिस्थिति को मिलकर के दो ही लोग बनाते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक, तो जैविक घटक में हम भी आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जिनके डायरेक्ट संबंध है, यानी कि अजैविक घटकों की, जो दोनों मिलकर के हम क्या बना रहे हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। तो जैसे मिट्टी हो गई, ये सूरज की लाइट किरणें हो गई, ठीक है। इस तरीके से पर्वत पहाड़, ये सब जो चीजें हैं, जैसे, ठीक है। अब पौधों को आप जैविक घटकों के अंदर रखोगे, लेकिन यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं, संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? भैया देखो, ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों से क्या निकलती है सर? यहाँ से हमारा जो है ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? ग्रहण करते हैं पौधे, ठीक है। अम्ल के सूचक, अम्ल या क्षार के सूचक, ठीक है। देखो भैया, अम्ल या क्षार के सूचकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अम्ल या इसके इसके बारे में बात करेंगे कि, ठीक है। तो अम्ल और इसके बारे में देखो यार, यहाँ पे तो हमारे पास काफी सारे होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास होता है कौन सा? मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है। एक हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है। अम्ल या क्षार के सूचक अब कौन कौन से हैं, अगर ये पूछा गया था, तो इसका मतलब हमारे पास एक तो मिथाइल ऑरेंज होता है, लिटमस होता है, ठीक है। लिटमस पेपर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और प्याज वगैरह ये सब ऑल्फाटेरी होते हैं, मतलब कि जो कि गंध वाले सूचक होते हैं, ठीक है। ये गंध से बता देते हैं, यानी कि कहने का मतलब है, प्याज और लौंग के ऊपर अगर गंध पड़ती है अम्ल या क्षार की, तो ये बता देते हैं, इन्हें अपना रंग चेंज कर देते हैं केवल गंध से, खुशबू से, हवा से, ठीक है। तो इस तरीके से, या इनकी सुगंध में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अम्ल में रखने पर इनकी सुगंध में परिवर्तन आ जाता है, क्षार में रखने पर सुगंध में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। इनको हम घ्राण सूचक कहते हैं, ऑल्फाटेरी, ठीक है। किसको? प्याज और लौंग, इन सबको, ठीक है। इनको भी याद कर लेंगे। सूचक दो प्रकार, सूचक भी अलग अलग प्रकार के हैं ना। एक तो स्पर्शी सूचक हो गए, यानी कि जिसको आप जिस पर आप अम्ल या फिर क्षार गिराओगे, वो अपना कलर चेंज कर देगा, ठीक है। इस तरीके के सूचक मिथाइल ऑरेंज हो गया। इस तरीके का सूचक कौन हो गया? लाल लिटमस पेपर हो गया। लिटमस पेपर की बात करेंगे तो लिटमस पेपर में हम क्या जानते हैं? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में क्या जानते हैं? जैसे अम्ल, अम्ल गिराने पर उसमें क्या हो जाता है? उसका कलर लाल हो जाता है। अम्ल यानी कि देखो, अम्ल का मतलब लाल, लाल मतलब रेड, एसिड से रेडी हो जाता है सब कुछ। और क्षार की बात करेंगे, क्षार गिराने पर क्या हो जाता है? क्षार गिराने पर नीला हो जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया था, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु के फोकस पर होता है, लेकिन ये प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? ठीक है, वस्तु के जब फोकस पर होता है, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था, और कैसा बनता है ये बात भी जाननी थी आपको। और दूसरी बात ये थी, देखो, जब फोकस पर होगा, बनेगा तो कैसा बनेगा? पहले देखो, सबसे पहले तो ये देखो, समझ के चलो। जैसे ये अगर हमारे पास मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इधर देखो, हमारे पास कौन सा है? ठीक है, जब हमारा कौन सा? अवतल लेंस का, ठीक है। अवतल लेंस का, ठीक है। ओके, तो जब हमारा जो उल्टा, जब हमारा क्या होता है, अवतल लेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। अवतल लेंस के द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस के द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ? उसका निर्माण वस्तु के कहाँ पर हो रहा है? जब मतलब फोकस पर हो रहा है, यानी कि प्रतिबिंब तो बनेगा पीछे, लेकिन एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक फोटोज दिखाता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। एक सेकंड, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। देखिए यार, ये तो फोटो आ नहीं पाएगी। इस तरीके का अगर जैसे कोई लेंस हो, सपोज कीजिए, ठीक है, जो अवतल लेंसों को मिला करके बन रहा हो, ठीक है, दो अवतल लेंसों को बना करके मिला करके बन रहा हो, इस तरीके से बीच में पतला और ऐसे, तो यार अगर उसका, अब इस वाले की जो फोकस दूरी है वो यहाँ पर हो जाएगी f2, ठीक, और इस वाले की जो हो जाएगी हमारी f1, ठीक है। क्लियर है। अब ये वाला जो है, यहाँ पर अगर कोई चीज बन रही है, कोई चीज यहाँ पर बन रही है, तो वो किस तरीके से बिहेव करती है? अगर यहाँ पर कोई बन रही है, ठीक है, या कहाँ पर? यहाँ पर बन रही है। अब मान लेते हैं कोई चीज किस तरीके से आई? इस तरीके से, ठीक है। अब ये चीज कैसे वापस जाती है? कुछ इस तरीके से वापस जाती है, ठीक है। ये हल्का सा अपना क्या करती है, जब आपको पता होगा, जब कोई चीज सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अपना मार्ग क्या करती है? बदलती है। देन मार्ग बदलने के बाद ये किस तरफ को जाएगी? देखो सिंपल सी बात है, जब कोई भी वस्तु सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, इस तरफ से आ रही है, मान लेते हैं, अब ये आई डिग्री के कोण पर आ रही है, तो वो थोड़ा सा केंद्र की ओर को क्या हो जाती है? जाते हुए, जब वो तो झुक जाती है केंद्र की ओर को, ठीक है।
अब अभिलंब कहाँ बनेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि सर इस पर अभिलंब बनेगा कहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बिंदु है, ये कोई तल है, ये कोई मान लेते हैं सरफेस है इस लेंस का, तो यहाँ पर जो अभिलंब हो जाएगा इस पर सीधी ऐसी एक रेखा, इसको अभिलंब कहेंगे, ठीक है। अब जब ये जाएगी तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगी, झुक जाएगी इस पर, ठीक है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। और अब ये वाला अविलंब से थोड़ा सा और दूर जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरे वाले के फोकस पे पहुंचता है। अब देखो इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। दूसरे इस वाले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम बोलते हैं, ये जो फिगर है वस्तु के जो फोकस पे हो रहा है, पहली बात तो ये है कि कह रहा है कि किस तरीके का बनेगा, तो ये आपका बनता है आभासी। देखो पहले ये भी समझो थोड़ा सा, और मेरे से एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं हम ये है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लंब है। ये लंब कैसे बनाया सर आपने, देखो यहाँ पर कोई पॉइंट होता है तो उस पर लंब, उससे उसी पॉइंट पर बाहर को लंब खींच दो, या उसी पॉइंट से उसके किस पर, वक्रता केंद्र पर, उसके वक्रता केंद्र पर आप क्या कर दो, वक्रता केंद्र पर आप बस त्रिज्या डाल दो, ठीक है। एक काम करता हूँ, दोबारा बना लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो ये रहा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक रेखा रही ऐसी, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया C1, यहाँ पर हो गया F1, ठीक, यहाँ पर आ गया F2, यहाँ पर आ गया C2, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो आगे, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा। अब कोई रेखा आई है, मान लेते हैं इस तरीके से पैरेलल आई है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से पैरेलल आई है। अब यहाँ पर हमारा मान लेते हैं अविलंब है। अविलंब कैसे निकला, सीधे वक्रता केंद्र से इस पर डाल दो अविलंब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा I, ठीक है। अब जो ये जा रहा था अविलंब, ठीक है, उसकी ओर को क्या हो जाएगी, ये झुक जाएगी, दूर नहीं जाएगी, उसकी ओर को थोड़ा सा झुक जाएगी और यहाँ पर पहुंचेगी, ठीक है। देखो ये चीज ऐसे जानी चाहिए ना, ये देखो अभिलंब की ओर को थोड़ा सा, अब जो है ये एंगल आई है, ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी, ये वाला एंगल थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात यहीं से आगे लेंगे, अब जब यहाँ पहुंचेगी तो इसका वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ये चीज ऐसे जानी चाहिए थी। क्लियर है क्या, हाँ, तो कुछ सही तो बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला ऐसा आना चाहिए था। अब ये चीज टकराने के बाद कहाँ जाएगी, थोड़ा सा दूर जाएगी, थोड़ा सा कहाँ जाएगी, दूर जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा दूर जाएगी, टकराने के बाद थोड़ा दूर जाएगी, और टकराने के बाद वापस कहाँ आती है, अगर आप पीछे खींचोगे। देखो एक बात मुझे बताओ, लेंस को पार करने के बाद कोई प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था। जब कोई प्रतिबिंब यहाँ बनता तब उसको हम इस तरफ बनता, इस तरफ को बनता, तब हम उसे कहते वास्तविक, क्या कहते हैं, वास्तविक। लेकिन जब भी कोई प्रतिबिंब लेंस के इस तरफ ही बनेगा, लेंस के इस तरफ ही बनेगा, तो उसे हम कहेंगे आभासी। जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें आभासी बनता है और हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। वहीं जो हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस होता है, उसमें उस समय आप उत्तल लेंस में आप कभी भी देख लेना, कभी भी उत्तल लेंस के अंदर आप कभी भी देख लेना, लेंस का मतलब क्या होता है, लेंस का मतलब है भैया अगर यहां से आप कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो उसको पार होना मांगता है, मांगता है कि नहीं मांगता, चाहिए ना उसको पार होना। अगर पार होने के बाद यहां पर उसकी इमेज बन रही है तो इसको हम कहेंगे रियल इमेज। समझो इस बात को, ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, कंसेप्ट क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। लेंस का मेन काम क्या है, तुम्हें क्या लगता है, लेंस को कोई चीज अगर लेंस की इस तरफ पड़ेगी तो इस तरफ भी जानी चाहिए ना। लेकिन अगर हमारी इमेज यहां से पढ़ने के बाद सोचो अगर यही बन रही है वापस, तो यार ये लेंस का काम तो है नहीं, मतलब ये हमें वर्चुअली फील हो रही है इमेज, जो कि उत्तल लेंस में मिलती है, जो कि किस में मिलती है, उत्तल लेंस में मिलती है। क्लियर है, ओके। और दर्पण में क्या होना चाहिए, दर्पण की बात करेंगे तो अगर दर्पण की बात करें, अगर दर्पण की बात करें तो कोई चीज टकराने के बाद, कोई चीज अगर टकरा रही है, यहीं से आकर के टकरा रही है, तो वो यहीं मिलनी चाहिए, तब रियल कही जाती है, तब दर्पण में ये चीज यहाँ पर रियल कही जाती है। अगर कोई चीज इधर मिल रही है तो वो रियल नहीं कही जाएगी, जैसे कि उत्तल लेंस में होता है। उत्तल दर्पण किस में होता है, देखो ये तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में रियल चीज पाई जाती है, अवतल दर्पण में रियल होता है क्योंकि टकराने के बाद इस तरह भी बनता है। वहीं अगर मैं बात करूंगा अवतल लेंस की, तो टकराने के बाद लेंस में उधर मिलना चाहिए लेकिन लेंस में भी इधर ही मिल रहा है, तो यहां पर ये चीज फेक हो जाती है, वो यानी कि आभासी और सीधा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन लेंगे, कह रहा है कि बच्चों को यौन शिक्षा क्यों जाती है, भैया बच्चों को यौन शिक्षाएं क्यों दी जाती हैं, बताओ। बच्चों को यौन शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वो जागरूक हो जाएं, ठीक है, ठीक है, मतलब जागरूक करने के लिए। भाई सबसे बड़ी बात है, अगर बच्चे जागरूक ही नहीं होंगे तो भैया क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे,
ठीक है, इसलिए उनको क्या दी जाती है, यौन शिक्षा दी जाती है। पेट्रोल डीजल करने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो भैया देखो, पेट्रोल और डीजल को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं हम, पहले तो आजकल एक सेंट में अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। आजकल अल्कोहल मिलाया जा रहा है, एक तो क्या करने के लिए, ठीक है, कार्बन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एक तो अल्कोहल मिलाया जाता है, देन उसके अलावा भी कोई एक चीज और मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, उसका प्रस्फोट कम करने के लिए, जो विस्फोट करता है ना, वो कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। इसको कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने एक और आया है, ठीक है, एक शानदार क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हेक्सेन का संभावित श्रृंखला का समावयी नहीं है। अब समावयी का मतलब क्या होता है, आइसोमर। क्या होता है, आइसोमर। पहली बात, ये आइसोमर क्या होता है, समझो इस बात को। आइसोमर क्या होता है, जब कभी भी संरचना में कोई परिवर्तन, कोई भी अगर कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में उसकी संरचना में परिवर्तन ना किया जाए। संरचना में परिवर्तन मतलब ये कि भाई देखो, ध्यान से सुनना, जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ये कार्बन है, अब अगर इन कार्बनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ही है, तो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहना चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं कार्बन के यौगिकों में संरचना में चेंज नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है, कार्बनों के यौगिक में बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं। या मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूंगा, तो मुझसे अगर कोई कहेगा आइसोमर क्या है भैया, तो मैं कहूंगा भैया उसके फॉर्मूले में चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला नो चेंज, बट स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चर डज, स्ट्रक्चर में होना चाहिए। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, उसी चीज को उसका आइसोमर कहा जाता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, देखो, अगर कार्बन एक कार्बन दो, ठीक है, अब यहां चीज देखो, सी एच है, देखो यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये है हमारा क्या, मीथेन एथेन है, क्या है। क्या आपको लग रहा है यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, क्या आप इसको थोड़ी देर में, क्या आप इस कार्बन को ऐसे नीचे लाओगे लटकाते हुए, कहीं भी ऐसे ले जाओगे, या इस कार्बन को ऐसे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, क्या ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं, नहीं ना। क्या फॉर्मूला चेंज हुआ, देखो फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्या आप, मेरा मतलब है फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन क्या आपको लगता है इस कार्बन को यहां लाने से, ये सी सी ऐसा करने से, ये CH3 तब भी रहेगा, ये CH3 तब भी रहेगा, कैसे ही कर लो CH3 रहेगा, कैसे ही कर लो। हाँ, वो बात अलग है, आप अगर डबल बॉन्ड करोगे तो ये चीज फॉर्मूले को बदल देगी, फिर ये है ही नहीं फिर फॉर्मूला, ये एल्केन का फॉर्मूला ही नहीं है। आप इसको एल्केल कह ही नहीं सकते, इसको मैं आप एल्केल के अंदर इसे क्या बोल सकता हूँ, एथेन बोल सकता हूँ, इसको मैं एथेन बोल सकता हूँ, लेकिन फिर इसको एथेन नहीं बोल पाओगे आप। जो कह रहा है कि सर ऐसा कर दूंगा सी के बीच में डबल बॉन्ड, वो एथेन नहीं बना पाएगा इसको। तो एथेन बनाने के लिए आपको कम से कम उसमें क्या चाहिए, दो सी चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए, मतलब दो सी चाहिए और एक बॉन्ड होना चाहिए। बाकी आप हाइड्रोजन को एडजस्ट करो अपने हिसाब से, इसी को बोलते हैं आइसोमर। तो ये कब मिलता है सर, ध्यान से देखना, जब ये चीज होती है, यानी कि दो कार्बन होते तब ये नहीं मिलता, जब तीन होते हैं। सर तीन में मिल सकता है क्या, देखो CH3 सी नहीं, यहां भी नहीं मिलता, मतलब एक ही ना भाई, CH3 यहां पे भी नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे दो कार्बन यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पर एक क्या ले लेता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, देन एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ। देखो इस वाले में क्या है, अब इसका आइसोमर क्यों नहीं बन रहा, आप कहोगे सर इस वाले सी को उठा के यहाँ ले लो, ठीक है, ये तब भी नहीं पॉसिबल है। आप कहोगे सर एक काम करो ना, आप इसको ऐसे लिख दो, सी ऐसे लिख दो एक बार। मेरे भाई अगर कोई बंदा ऐसी चैन को दोबारा खींचेगा ना, तो ये वापस से यही बन जाएगा। ये क्या होगा, देखो CH3 हो जाएगा, ये CH3, क्योंकि इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये देखो, ये वाला कार्बन दो बॉन्ड ये बन गए CH2। अगर मैं इसे खोलूंगा दोबारा से खोलूं ऐसे ही, इस चैन को ऐसे घुमा करके खोलूं, तो यही बन गया दोबारा से, मतलब प्रोपेन ही बन गया। प्रोपेन को आप कैसे भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब प्रोपेन के ऊपर आप प्रोपेन की कोई दूसरी संरचना है ही नहीं, दिखने की दूसरी संरचना है ही नहीं। तो एक ही संरचना है, अगर आप इसको प्रोपेन को ऐसे भी देख रहे हो तो भी वो यही संरचना है बाबू, तो भी वो यही संरचना है। अब बात करेंगे ब्यूटेन की, जहां पर ब्यूटेन आता है वहां पर से थोड़ा सा समझने में एक प्रॉब्लम आती है।
सर C चार होते हैं ना सर, यहाँ पर CH3 होता है सर, यहाँ पर CH2 होता है सर, यहाँ पर CH2 होता है सर, यहाँ पर CH3 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन सर एक दिक्कत तब आती है ना जब यहाँ पे तो सर CH3 होता है सर, यहाँ पे CH2 होता है सर, लेकिन इस वाले CH2 को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ऐसे लिख दोगे CH3 क्योंकि अब यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, फिर CH आएगा। इसको मैं ध्यान से देखो, अगर कोई बंदा इस चीज को देखेगा ध्यान से तो उसे नजर आ रहा है भैया अभी भी हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है, और कार्बन अगर चार हैं, कार्बन अगर चार हैं, कार्बन अगर चार हैं और हाइड्रोजन 10 है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है सर CnH2n+2 का, यानी कि ये सर ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है सर, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। तो ये इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में बस दिखने का अंतर है। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो ये भी ब्यूटेन है, अगर आप उधर स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो ये भी ब्यूटेन है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, इसको मैं बोल सकता हूं सर ये आपका आइसोमर आइसोब्यूटेन है सर, ये ब्यूटेन का पहला आइसोमर है, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। पहली बार ऐसा हुआ कि संरचना अलग दिखी। अब आप इसको ऐसे तो खोल भी दोगे ना, ऐसे खोलोगे भी तो ये ऐसा वाला ऐसा चैन टूटेगी नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ये आएगा, लेकिन ये इस पे लगा हुआ मिलेगा, ये वाला तो इस पे लगा हुआ मिलेगा ना, आपको समझ पा रहे हो, ये वाला इस पे लगा हुआ मिलेगा। ये चीज में और ये चीज में अंतर है, इन्हीं को बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है। ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है, देन हेक्सेन आता है। हेक्सेन में बहुत सारे आइसोमर निकलते हैं भैया, हेक्सेन में बहुत सारे आइसोमर निकलते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप के आइसोमर मैं आपको टेक्निकली बता देता हूं। सबसे पहले कुछ नहीं करना होता आइसोमर लिखने के लिए, आपको सीधे सीधे CH3 CH2 हेक्सेन का नॉर्मल फॉर्मूला लिखो पहले, वो तो बनेगा ही बनेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठे वाले में CH3 लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर काली कार्बन है, 3 हाइड्रोजन। ये तो हो गया नॉर्मल हेक्सेन, ये तो नॉर्मल हो गया। अब देखो यहां से कुछ नहीं करना होता, इधर से कुछ नहीं करना होता, उसके बाद चेंज कहां से करना होता है सर, यहाँ पे CH3 लिखो, यहाँ पे CH2 लिखो, यहाँ पे CH2 लिखो सर, ये वाले इसको देखो एक बार सर, यहाँ पे CH लिखो, एक ऐसा बनाओ सर, एक ऐसा बना लो। अब ऐसी स्थिति में ये वाला CH3 हो जाएगा, बैलेंस भी करना है हाइड्रोजनों को, ये भी CH3 सर, इस वाले में और इस वाले में चेंज तो दिख रहा है, लेकिन सर आपने तो ब्यूटेन की तरह कर दिया, तो सर बस इतने ही बनेंगे क्या, नहीं मेरे भाई, और चेंज हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर कई लोग सोच रहे होंगे सर ये वाले को आपने ऐसे चेंज किया, तो थोड़ी देर बाद तो आप इसको भी कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस चीज को यहां पर यानी कि मिरर इमेज बनाने पर वो स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। मतलब जो चीज तुमको यहां दिख रही है, अगर वही चीज तुम उल्टा करके यहाँ पे बना रहे हो, उसे मिरर इमेज कहते हैं। मिरर इमेज वाले को हम कभी भी क्या नहीं कहेंगे, हम आइसोमर नहीं कहेंगे। तो ये है आइसोमर, इसमें एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके बाद बात करेंगे किसकी, CH3 है, ठीक है। क्या है हमारे पास, देखो CH3 है, देन सर हमारे पास CH2 है, देन हमारे पास CH2 है, देन हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो एक एक काम करते हैं, यहाँ पर CH रखते हैं इधर, यहाँ पर CH2 रखते हैं, और यहाँ पर CH3 रखते हैं। देन अब देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कार्बन, कार्बन ने 3 कार्बनों के साथ कर दिया, ये वाला CH3 हो जाएगा। क्या अभी तक इस तरीके का कहीं देख पाए हो, ऐसा कहीं तक नहीं देखा होगा। पहले वाले में हमने क्या किया, पहले वाले में हमने नॉर्मल बनाया, दूसरे वाले में हमने दूसरे वाले पर 2 चिपकाए, तीसरे वाले में हमने तीसरे वाले पर चिपकाया। अब क्या ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हें लग रहा है ऐसा एक और चीज बन सकती है, सर बन सकती है। देखो एक चीज और बना सकते हैं हम, अगले वाले में हम ऐसा बना सकते हैं, देखो CH3 CH CH और उसके बाद CH2 CH3। लेकिन सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, ये इतने मत बनाओ, 5 बनाने का फायदा नहीं है। यहाँ पर CH3 लिखो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर CH3 CH3। अब देखो कितने हो गए कार्बन, यहाँ देखो कार्बन 6 हो गए, और ये हो गए, ये चौथे प्रकार का हो गया, ये थर्ड प्रकार का हो गया। आपको इस प्रश्नों को बस रट लेना है कितने कितने प्रकार के होंगे, ठीक है। देन एक और प्रकार का होता है, ठीक है, पांचवें प्रकार का। जैसे ही ध्यान से देखना, अब एक चीज और पांचवें वाले में देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बीच, जैसे यहाँ पे एक हो जाएगा हमारे पास CH3, एक C आ जाता है बीच में खाली, मैं इसको येलो पेन से लिख लेता हूँ। देन ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पर एक C आ जाएगा, देन हमारा CH2 आ जाएगा, देन CH2 आ जाएगा, देन 1 2 3 4, देन CH, रुक जाओ इतने क्यों, अब यहाँ पर C है तो एक C यहाँ, एक C यहाँ, ध्यान से देखते हुए चलना, एक C यहाँ, एक C यहाँ, डबल बॉन्ड तो आप लगा ही नहीं सकते। और कार्बन कोशिश करा, देखो यहाँ पर एक CH3 आएगा, यहाँ पर एक CH3 आएगा, कितने हो गए ये, 6 के 6 पूरे हो गए, ठीक है।
अब ऐसा भी हो सकता है, कई लोग सोच रहे होंगे सर यही चीज तो इस वाले के साथ भी हो सकती है। तो भाई अगर ये चीज इस वाले के साथ होगी ना तो ये वाला CH2 बन जाएगा, और ये जो तुम बनाने की सोच रहे हो ये इसकी फोटोकॉपी हो जाएगी, मतलब मिरर कॉपी हो जाएगी। अगर तुम इस चीज को यहाँ पे बनाने की सोच रहे हो, ये चीज यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकती है, यही चीज यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फिर ये इसकी क्या हो जाएगी, मिरर कॉपी हो जाएगी, यानी कि शीशा लगाओगे तो सेम दिख सकता है। अगले बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ से, ठीक है। कह रहा है कि बी और सी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार से आया हुआ था आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी और सी था, बी और सी अगर यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर सी माना जाएगा, यहाँ पे भी माना जाएगा। अब आप जान लो बी और सी के बीच में एक तो प्रतिरोध सीधा है और दूसरा ऐसे करके आ रहा है। जो ऐसे बी से सी जा रहा है तो उसमें जो दो हैं वो सीरीज में कहलाएंगे, और ये वाला 3 है, ये वाला 6 है, और नहीं ये वाला भी 3 है और ये वाला भी 3 है। तो ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे, सीरीज वाले सीधे जुड़ जाएंगे तो कुल मिलाकर के 6 ओम हो जाएगा। इस तरफ को कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूं तो ये वाला यहां से कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे देखूं तो ये 3 ओम हो जाएगा। अब बी और सी के बीच में जो दो रजिस्टर हैं वो पैरेलल में है, 6 और 3। और पैरेलल में जोड़ने का नियम मैं बता दूं आपको, आरटीएच क्या होता है, जो भी दो रजिस्टेंस होते हैं R1 अपॉन में R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 आपको कर लेना है। तो 6 3 18, 6 गुणा 3 और प्लस में 6 प्लस 3, तो 18/9 यानी कि 2 ओम। कितना ओम, तो बी और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है सर, 2 ओम आ जाएगा। क्लियर है। अगला लेंगे क्वेश्चन, कह रहा है अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। भाई माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक बताता है आपको कि अगर कोई भी प्रकाश किरण दो माध्यम से चल रही है, ये माध्यम 1 मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो यहां पर जब वो चल रही है, अगर कोई किरण यहां से यहां चल रही है तो यहां से वो जिस भी माध्यम में जाएगी तो उस माध्यम में उसकी चाल में कुछ ना कुछ फर्क आएगा जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक है। तो कितना फर्क आया उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। और यही मैंने कल बताया था शाम को, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, कल मैंने बताया था साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये कल मैंने बताया था, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो कई लोगों ने नहीं देखा होगा ध्यान से, तो यहाँ पर देखो अपवर्तनांक ज्ञात करना था आपको। आई की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी थी प्रश्न में, और आर की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी थी, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी 45 डिग्री दे रखी थी, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 30 डिग्री दे रखी थी, और आपको बताना था अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। तो स्नेल का नियम यही बताता है कि साइन आर यानी कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। वैसे ये होता है क्योंकि ये तो स्नेल का नियम होता है बेसिकली, ये यहाँ पर काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हमारा जो अपवर्तनांक हो जाएगा किन्हीं दो माध्यमों के लिए, वो भी यही होता है, वो यही बताता है कि एक नियतांक होता है, ठीक है। एक वैसे अपवर्तन का ही स्नेल का नियम अपवर्तन में ही आता है, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। अब साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा हमारा कितना, साइन आई हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अल्टी पल्टी दे घुमा के 2/√2 यानी कि √2। क्लियर है। अब √2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/1.41 कितनी हो जाएगी। तो यहां पर एक नियतांक आया आपके पास जो जिसकी वैल्यू आई है 1.41। ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो स्पीड 100 थी वो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा, प्रकाश की चाल में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो यही चीज अपवर्तनांक बताती है। इसी तरीके से आज के प्रश्नों के हम कह सकते हैं भैया कि जो है ठीक है, मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे साइंस के अंतर्गत, ठीक है। और कल इसी तरीके से डेली एनालिसिस चलता रहेगा जब तक पेपर रहेगा। और एक और बात, जब तक का जब तक का तोड़ना नहीं तब तक का छोड़ना नहीं। क्लियर है। तो कंटिन्यू बने रहे ऐसी एमजेटी एजुकेशन के साथ, और पहाड़ी सर को अपना प्यार और सपोर्ट दोनों देते रहे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।